तरुणा देवी आदित्य के उम्मीदों को नकारते हुए उसका हाथ और दिव्या का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगती हैं। आदित्य अपनी दादी के फैसलों को रोकने की गुंजाइश नहीं कर सकता था, इसलिए वह भी अपने कदम अपनी दादी के कदम से मिलाते हुए उनके साथ ही चलने लगता है। दिव्या भी गुमसुम सी दादी के साथ अपने कदमों को बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ विकासा जी के साथ सारे परिवार के सदस्य एक कमरे की तरफ बड़ी तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे थे। एक कमरे के बाहर एक लड़का बहुत परेशान सा इधर से उधर घूमे जा रहा था, जैसे वह काफ़ी वक्त से किसी का इंतज़ार कर रहा हो। तभी विकासा जी काफ़ी घबराते हुए उस लड़के के पास जाकर पूछती हैं, अनुज, अर्जुन कैसे हैं? क्या कहा डॉक्टर ने? वो ठीक तो हो जाएंगे। और विकासा अपनी जज्बात को काबू ही नहीं कर पा रही थी। वो काफ़ी परेशानी और बेचैनी से सवाल पर सवाल ही किए जा रही थीं। अपनी माँ की हालत को देखते हुए अनुज अपनी माँ को सामने बेंच पर बैठाता है और उनके हाथों में अपने हाथ रखकर हौसला देने के मकसद से काफ़ी नरमी से कहता है, माँ पहले शांत हो जाइए, भाई को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। इतना बोलते ही अनुज अपने पापा की ओर देखता है। अनुज के देखते ही जैसे उन्हें कुछ समझ आता है, वह विकासा के साथ बेंच पर बैठ उनके कंधों पर हाथ रखते हैं। पृथ्वी के इतना करते ही विकासा जी झट से उनके गले लगकर रोने लगती हैं। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें नम सी हो जाती हैं। कुछ वक्त तक सब थोड़ा सा नॉर्मल हुए थे कि कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उनमें से डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर के आते ही सबकी नज़र उन पर ठहर जाती है। वह डॉक्टर सभी को एक नज़र देखते रहता है कि तभी उसे किसी की परेशानी भरी आवाज़ आती है, डॉक्टर, मेरे बेटे कैसे हैं? खतरे की कोई बात तो नहीं है ना? डॉक्टर देखते हैं तो पृथ्वी उन्हें ही बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। डॉक्टर तो सिंघानिया परिवार के होने से डर से अपनी सांसें ही लेना जैसे भूल गए हों। डॉक्टर अच्छी तरह से जानता था कि उनका एक शब्द उनकी नौकरी के लिए खतरा बन सकता था। और यह हॉस्पिटल तो सिंघानिया का ही था, जो कभी भी उसे बाहर पटक सकते थे। और उसके बाद तो शायद ही किसी हॉस्पिटल में वह डॉक्टर न बन सके। फिर भी वह अपने पसीनों को पोंछते हुए हिचकिचाते हुए कहता है, सर वो आपके बेटे के। इस तरह हिचकिचाते हुए डॉक्टर के बोलने से किसी को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए तुरंत पृथ्वी सख्त आवाज़ में बीच में ही बोलते हैं, ठीक से बताओ। पृथ्वी जी के बोलने से डॉक्टर को तो जैसे सांप ही सूंघ जाता है। वो कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तभी अंदर से और एक डॉक्टर आते हैं और काफ़ी नरमी से कहते हैं, देखिए मिस्टर सिंघानिया, गोली सीधे आपके बेटे के दिमाग पर लगा है, जिसकी वजह से उनका ब्रेन काम करना बंद कर दिया है और वह अब कोमा में है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। विकासा जी तो यह सुनकर बेहोश हो जाती हैं। माया जल्दी से उनको संभालती हैं। पृथ्वी तो लड़खड़ाते हुए पास के ही बेंच में बैठ जाते हैं। अमर अपने बड़े भाई को हिम्मत देते हुए उन्हें संभालने लगते हैं।
अनुज जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर पूछता है, भाई कब तक कुआं से बाहर आएंगे? डॉक्टर सभी परिवार को देखते हुए कहता है, ये तो हम नहीं बता सकते, शायद 1 सप्ताह, 1 महीने या फिर साल भर भी लग सकते हैं। इतना बोलते ही डॉक्टर वहाँ से खड़े पहले डॉक्टर को जाने के लिए कहता है और फिर खुद भी वहाँ से चला जाता है। एक लेडी डॉक्टर आकर विकासा जी को चेक करती है और कमरे के अंदर ले जाकर उन्हें लेटाने के लिए कहती है। अनुज अपनी माँ को उठाकर एक वार्ड के बेड पर लेटा देता है। वहीं दूसरी तरफ करीबन 60 साल उम्र की बूढ़ी औरत बेड पर लेटी थी, जैसे किसी के आने का वह इंतजार कर रही हो। वह बिल्कुल कमज़ोर सी लग रही थी, जैसे अभी तुरंत वह इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो, पर उसका इंतज़ार जैसे उसको दुनिया छोड़ने की इजाज़त ही ना दे रहा हो कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की दुल्हन के जोड़े में काफ़ी बेचैनी सी लगभग दौड़ते हुए अंदर आती हैं। लड़की को देखकर बूढ़ी औरत दर्द में भी थोड़ा मुस्कुरा देती है। वह बूढ़ी औरत अपनी पोती को ऐसे सुहागन बनी देखने से जैसे उसकी हर ख्वाहिश ही पूरी हो गई हो। वह लड़की सीधे उस औरत के गले लग जाती है और फिर लगभग रोते हुए कहती है, दादी आप ठीक तो हो ना? वह बूढ़ी औरत उस लड़की के सिर पर हाथ रखकर प्यार से सहलाते हुए कहती है, दिव्या बच्चा आप ऐसे रो क्यों रही हो? लेकिन दिव्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहाँ फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खुलते ही उस बूढ़ी औरत की नज़रें अपनी पोती से हटकर उस हो जाती हैं। तरुणा देवी आंखों में थोड़ी नमी लाए काफ़ी दुख भरी निगाहों से उनकी ओर बढ़ती हैं और बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए उनका जैसे स्वागत करते हुए कहती हैं, तरु तूने मेरी आखिरी इच्छा पूरी करके तुमने मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान किया। तरुणा देवी को जैसे उनकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह तुरंत नाराज़गी से उसे घूरते हुए कहती हैं, कभी ये क्या बकवास भरी बातें कर रही है? कावेरी त्रिवेदी दिव्या की दादी तरुणा की नाराज़गी को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है मैं फिर ऐसी बातें नहीं करूँगी। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आ गया वो थोड़ी सीरियस होकर कहती हैं, तरु मेरी पोती का ख्याल रखना। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसे नादान समझकर माफ़ कर देना। दिव्या जैसे ये सब सुनकर सकी वह तुरंत अपनी दादी को नाराज़गी से कहती है, दादी आप ये क्या बोल रही हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा और मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आपको मेरे साथ ही रहना होगा। आपने जो कहा मैंने उसे मान लिया, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप मेरी बातों को माने। दिव्या के इस तरह अचानक कहने से दोनों ही उसे देखने लगते हैं। कावेरी जी अपने आप को काफ़ी लाचारी से समझने को हुई, तो उसे पता था कि वह अपनी पोती की बात चाहे मानना भी चाहे तो मान ही नहीं सकती थी। जिंदगी उसे यह मानने की इजाज़त अब नहीं देती, इसलिए वह इन बातों को बदलने की कोशिश करते हुए कहती है, दामाद जी कहाँ पर हैं? उनके यह कहते ही दिव्या की नज़रें फिर से झुक जाती हैं
और तरुणा देवी अपने पोते को बुलाने बाहर चले जाते हैं। कुछ ही वक्त में तरुणा देवी के साथ आदित्य बिना भाव के अंदर आता है। अंदर आते ही सबसे पहले वह कावेरी जी के पैर छूता है। कावेरी जी आदित्य को काफ़ी प्यार से बुलाती हैं और अपना हाथ उसके सिर पर रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं। फिर वह एक नज़र दिव्या को देखकर दिव्या का एक हाथ लेकर आदित्य के हाथ में रखते हुए कहती हैं, आज से यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको काफ़ी विश्वास से अपनी पोती को सौंप रही हूँ। मुझे निराश मत कीजिएगा। आदित्य कावेरी जी को बस देखते रहता है। उसके मुंह से तो कोई आवाज़ नहीं निकलता। आखिर वो क्या बोले, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर वह कैसे वचन दे सकता था कि वह उसकी पोती के साथ रहेगा। आखिर वह ऐसा कैसे वचन दे कि वह उनकी पोती को अपनी पत्नी होने का हक दे देगा। यह तो उसे भी नहीं पता था कि वह इस रिश्ते में रहेगा या फिर नहीं। आदित्य के ऐसे चुप रहने से कावेरी जी को जैसे अपने अंदर डर सा लगने लगता है। उसे तो यह तो पता था कि यह शादी किन हालातों में हुई है, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा उम्मीद होने लगा था कि यह शादी भी वक्त के साथ ही बदल जाएगी। लेकिन उन्हें यह उम्मीद टूटता हुआ नजर आने लगता है। कावेरी जी के भावों को समझते हुए तरुणा जी कहती हैं, दिव्या को हम बहू नहीं बेटी बनाकर अपने घर लेकर जा रहे हैं। तरुणा जी के बोलने के बाद कुछ वक्त बाद तो पूरा कमरा सन्नाटे से भर जाता है। तरुणा जी की बातों पर कावेरी जी को पूरी तरह से विश्वास था, लेकिन ये रिश्ता जो दोनों के बीच अनचाही शादी से बना है, क्या वो दोनों इसे कभी मान पाएंगे या निभा पाएंगे। यही बात कावेरी जी को बहुत खटकने लगती है कि आखिर उसने जो किया वह गलत तो नहीं। दिव्या कावेरी जी का हाथ पकड़कर बेड के नीचे बैठी हुई थी। तरुणा जी ठीक उनके बगल में टूल लिए बैठी और आदित्य थोड़ा साइड में खड़ा अपने फ़ोन पर कुछ काम कर रहा था। पूरे कमरे में बिल्कुल शांति छाई हुई थी कि अचानक कावेरी जी की सांसें तेजी से चलने लगती हैं। उनको ऐसे देखकर तरुणा जी आदित्य को जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती हैं। वहीं दिव्या तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वह अपनी दादी की हालत देखकर एकदम से रो ही जा रही थी। आदित्य जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर कावेरी जी को चेक करने लगते हैं। डॉक्टर चेक कर ही रहे थे कि अचानक से सारी मशीनों से एक ही आवाज़ आने लगती है, टू टू टू। डॉक्टर काफ़ी निराश होकर सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। डॉक्टर इतना कहते ही दिव्या चिल्लाती है, नहीं। फिर दिव्या कावेरी जी के नज़दीक जाकर काफ़ी नाराज़गी से कहती हैं, नहीं दादी, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैंने आपकी बात मानी और आपने मेरी बात को ना मानने की गुस्ताखी की है। आप बहुत बुरी हैं दादी। आप भी मुझे मम्मी पापा की तरह छोड़कर चली गईं। आप बहुत बुरी हैं। दिव्या वहीं रोते बिलखते हुए शिकायतों पर शिकायतें किए जा रही थी। उसे ये भी ना पता जिसने वह शिकायतें कर रही है, उसने अब अपने कान हमेशा के लिए ही बंद कर लिए हैं।
वह उनकी शिकायतों को सुनने के कगार पर बिल्कुल भी नहीं है। दिव्या रोते रोते वहीं बेहोश ही हो जाती है। आदित्य आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठाता है और दिव्या को पास में दूसरी बेड पर लिटा देता है। डॉक्टर आकर उसे चेक करने लगते हैं। आदित्य अपनी दादी की तरफ देखने लगता है, जिसमें कुछ दर्द और फिर कुछ परेशानी के भाव दिख रहे थे। तरुणा जी काफ़ी नरमी से कहती हैं, आदि आप अब जा सकते हैं। आदि तो जैसे कितने समय से यही सुनने के लिए बेकरार हो। वह तुरंत उस कमरे से चला जाता है। तरुणा जी दिव्या को काफ़ी गौर से देखने लगती हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं, इन्होंने काफ़ी स्ट्रेस ले लिया है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। मैंने बेहोशी का इंजेक्शन इन्हें दे दिया है। थोड़ा आराम करेंगी तो फिर ठीक हो जाएंगी। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तरुणा जी एक नर्स को वहाँ रुकने को कहकर खुद अपने कदम बढ़ाते हुए कमरे से निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विकासा जी को होश तो आ गया था, लेकिन वह तो बिल्कुल सदमे में ही चली गई थीं। किसी से कोई बात नहीं कर रही थीं, बस एकटक ऊपर सीलिंग को ही घूरे जा रही थीं। कोशिश तो हर कोई कर रहा था बात करने की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं। वह बिल्कुल बेहोशी बेड पर लेटी हुई थी। आदित्य भी अब तक वहाँ आ चुका था। वह भी अर्जुन की हालत देखकर काफ़ी टूट गया, लेकिन किसी को भी उसके चेहरे से पता नहीं चल रहा था। वह बिल्कुल शांत सा खड़ा हुआ था। आदित्य की यही बात उसे परिवार वालों से अलग करती थी। उसे जितना भी दुख हो, दर्द हो, लेकिन कभी चेहरे पर दिखने नहीं देता था। लेकिन गुस्सा हर एक को देखने को मिलता। वह अपनों पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसने कभी अपने आप से ठीक से बात ही नहीं की। उसे हमेशा से ही अकेला रहना ही पसंद था। आदित्य भले ही अपनों की खुशी में शामिल नहीं होता था, लेकिन उनके दर्द और तकलीफ में हमेशा उनके साथ रहता। तरुणा जी को भी अर्जुन और विकासा की हालत पता चलती है। वह अर्जुन के वार्ड में जाती हैं और बहुत गौर से उसे देखने लगती हैं। अर्जुन बिल्कुल बेजान सा लेटा हुआ था। उसे ऐसा देखकर तरुणा जी को बहुत तकलीफ होती थी। वह अर्जुन के बाल को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेती हैं और काफ़ी गुस्से से कहती हैं, अर्जुन, जिसने आपकी ऐसी हालत की है, हम उसको मौत से भी बदतर हालत कर देंगे। यह हमारा वादा है आपसे। थोड़ी देर तक तरुणा देवी ऐसे ही अर्जुन के पास बैठी रहती हैं, फिर उठकर विकासा जी के वार्ड में जाती हैं। वहाँ सभी लोग तरुणा जी को देखकर थोड़ा साइड खड़े हो जाते हैं। तरुणा जी विकासा के सामने जाकर उसके गालों को छूते हुए कहती हैं, अर्जुन को कुछ नहीं होगा। उनकी इतना कहते ही विकासा जी, जो बेहोशी लेटी थी, वह तरुणा जी के गले लगकर रोने लगती हैं। उनको ऐसा देख सब नॉर्मल होते हैं। तरुणा जी भले ही विकासा जी की सास थीं, लेकिन उन्हें माँ से भी बढ़कर मानती थीं, क्योंकि विकासा जी को तरुणा जी ने तो पाला था। जब विकासा जी के माँ पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए, तो तरुणा जी ने ही उसे अपने घर में रखकर पढ़ाया लिखाया, और आखिर में जब विकासा जी
उनसे दूर नहीं जाना चाहती थी, तो उसने अपने ही बड़े बेटे पृथ्वी से उनकी शादी करा दी। थोड़ी देर तक रोने के बाद वह काफ़ी नॉर्मल हो जाती हैं। तावना जी सबको घर जाने के लिए कहती हैं। उनकी बात को टालने वाला तो कोई था ही नहीं, इसलिए सब कोई चुपचाप से घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अनुज और आदित्य को अपने बड़े भाई को छोड़कर जाना पसंद नहीं आया, तो वह अपनी दादी से कहते हैं, दादी हम दोनों यहीं पर रुक जाते हैं भाई के साथ। तावना जी एक नज़र दोनों को देखती हैं, फिर कहती हैं, ठीक है, लेकिन आदि आप हमारे साथ चलेंगे। आदित्य बुझे मन से हाँ में सिर हिला देता है। सब अब घर जाने के लिए निकल जाते हैं और तावना जी आदित्य के साथ दिव्या के वार्ड में जाते हैं। आदित्य अपनी दादी के कहने पर दिव्या को गोद में उठाकर हॉस्पिटल से बाहर की ओर चला जाता है। तावना जी अपने कुछ आदमियों से कहकर कावेरी जी का अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए कहती हैं। कुछ ही देर बाद तावना देवी, आदित्य, दिव्या, पृथ्वी, अमर और रूहान एक जगह पर खड़े होकर सामने जल रहे आग के लपटों को देख रहे थे। यह आग कावेरी जी की अंतिम विदाई की गुहार कर रही थी। दिव्या बिल्कुल शांत खड़ी अपनी दादी को आखिरी बार देख रही थी। अब तक रात के करीब 3 बज रहे थे। रात ढलने के कगार पर था और एक नई सुबह आने को बेकरार था। किसी की आंखों में भी नींद का एक कतरा न था। अंदर जाकर भी सभी सोफे पर बैठे बिल्कुल गुमसुम से लग रहे थे। तावना जी के आते ही सब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। तावना जी सबको देख कर कहती है, सभी अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए और रूही, रूहानी आप दोनों दिव्या को लेकर आदि के कमरे पर ले जाइए। तावना जी के कहने के मुताबिक सब अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। रूहानी और रूही दिव्या को आदित्य के कमरे में लेकर जाती हैं। रूही दिव्या को कमरे के अंदर ले जाते हुए कहती है, भाभी ये आदि भाई का कमरा और आज से आपका भी। दिव्या रूही को कोई जवाब नहीं देती, बस कमरे को देखने लगती है। कमरा काफ़ी बड़ा था। सारे सामान को बहुत ही सलीके से रखा गया था। बेड तो इतनी बड़ी थी कि उसमें 4 से 5 लोग आराम से सो सकते थे। बेड के ऊपर आदित्य की बड़ी ही तस्वीर लगी थी। आदित्य तस्वीर में भी मुस्कुराते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। दिव्या को कुछ ना बोलता हुआ देखकर रूही और रूहानी को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है कि दिव्या इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रही है। रूहानी आगे बढ़कर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है भाभी, अब हम चलते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। दिव्या एक नज़र रूहानी को देखती है और फिर हाँ में अपना सिर हिला देती है। रूही और रूहानी दरवाज़ा बंद करके चली जाती हैं। उनके जाते ही दिव्या बेड के नीचे फर्श पर बैठकर रोने लगती है। वहीं एक कमरे में बहुत ही कम रोशनी में एक आदमी को चेयर पर बांध कर रखा गया था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारा गया है।
उसके सामने और भी बहुत से लोग जख्मी होकर फर्श पर पड़े हुए थे। उन लोगों के सामने हट्टे-कट्टे आदमी खड़े थे। वो उनकी खातिरदारी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे कि तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और एक लड़का उस बंधे हुए इंसान की तरफ बढ़ता है। उसके पास पहुंचते ही उनका बॉडीगार्ड उनके सामने चेयर रख देता है। आदित्य का चेहरा उस हल्की रोशनी में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वह काफी गुस्से में सामने में बैठे इंसान को देख रहा था। वह अपने बॉडीगार्ड एक पतीले में बहुत ज़्यादा गर्म पानी उस आदमी के हाथों में डाल देता है। आदमी की दर्दनाक एक चीख सुनाई देती है। अपने बॉस को इतनी दर्दनाक चीख सुनकर फर्श पर पड़े लोगों की तो रूह ही कांप उठती है।